अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और इससे अभी आज हम हिस्ट्री का तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, बरतानवी हुकूमत के असरात। किस तरह से हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ ये आप लोगों ने देखा। अब आ गए अंग्रेज़, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, भारत के बाजार पर काबिज होने के लिए डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के माबैन ज़बरदस्त मुकाबला आराई हुई। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ की सख्त मुखालिफत की, लेकिन बाद में आहिस्ते आहिस्ते इनकी मुखालिफत में कमी आ गई। लेकिन फ्रांसीसी, डचों और मकामी हुक्मरानों की मुखालिफत का उनको सामना करना पड़ा अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ों और मराठों के दरमियान जंगें हुई। क्या हुआ कि भारत में मुंबई अंग्रेज़ों का एक अहम मरकज़ था, लेकिन आसपास के जो इलाके थे इस पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। अब इस गिरफ्त की वजह से अंग्रेज़ों को अपना इक़्तिदार बढ़ाना मुमकिन नहीं था। पेशवा माधवराव की मौत के बाद उनके चचा रघुनाथ राव ने पेशवा के ओहदे की लालच में अंग्रेज़ों से मदद मांगी। इस तरह अंग्रेज़ों को मराठों की सियासत में मदाखलत का मौका मिल गया। अब पहली जंग हुई 1774 से लेके 1818 के दरमियान 3 जंगें हुई। पहली जंग में मराठा सरदारों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, इसके लिए फतेह उनकी हो गई। 1782 में सालबाई का मुआहदा होने पर पहली जंग इख्तिताम पजीर हुई। दूसरी जंग में 1802 में पेशवा बाजीराव दुअम ने अंग्रेजों से एक मुतय्यना फौज का मुआहदा किया। वसाई का मुआहदा बाज मराठा सरदारों को मंजूर नहीं था, इसलिए अंग्रेजों और मराठों के दरमियान दूसरी जंग हुई और इस जंग में मराठों को शिकस्त हुई। अब तीसरी जंग हुई, उसमें उमूरे हुकूमत में अंग्रेजों की मुदाखलत बढ़ती चली गई। ऑब्वियसली जब अंग्रेज उन लोगों का साथ लेकर उन लोगों ने वो जंगें जीती, तो ऑब्वियसली उन लोग ने अपना खुद का इक़्तिदार जो है वो दिखाने की कोशिश की। अब ये मदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त हुई, तो बाजीराव दुअम ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और 1818 में होने वाली तीसरी जंग में शिकस्त होने के बाद मराठा इक़्तिदार खत्म हो गया। भारत पर अंग्रेजों का तसल्लुत यानी और बालादस्ती कायम हुआ। इस मकसद के तहत लॉर्ड वेल्सली ने 1798 में मुतय्यना फौज का तरीका अपनाया। मुतय्यना फौज का मुआहदा करने वाले हुक्मरानों की हिफाजत करने के लिए अंग्रेज फौज उनकी रियासतों में तैनात की जाती थी। मुतय्यना का मतलब होता है कि उनकी फौज जो है अपनी फौज में दाखिल कर देते थे और अपनी शराइत पर उसको जो है फौज को रखना पड़ता था। पहली शर्त ये होती थी कि देसी हुक्मरान जो ऑलरेडी हुक्मरान है उनको अपनी रियासत में अंग्रेज फौज रखना होगा, और जो ये फौज इन्होंने रखे हैं वो फौज के खराजात कंपनी को नकद रकम या उसके बराबर का आमदनी वाला इलाका देना। और इसी तरह से देसी हुक्मरान अपने आपस के मामलात अंग्रेजों की सालसी तय करेंगे, यानी अंग्रेजों से पूछ के कोई मैटर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो जो दरबार में जो भी उनके डिसीजंस होंगे, जो भी उनके फैसले होंगे, उसमें उन लोगों को शामिल करना अंग्रेजों को जरूरी था। और अपने दरबार में एक रेजिडेंस बोलते हैं, एक ऐसा नुमाइंदा रहता है जो हर वक्त उनके दरबार में मौजूद रहेगा। और मुतय्यना को फौज को तस्लीम करने वाला जो भी हुक्मरान था वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया और अपनी आजादी गवा बैठा। अब हम थोड़ा सा छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में पढ़ते हैं। पेशवाई का खात्मा होने के बाद भी सतारा के तख्त पर छत्रपति प्रताप सिंह थे। इंतजाम हुकूमत में उनकी मदद करने के लिए अंग्रेजों ने ग्रैंड डफ नामी अफसर को नामजद किया। उनको उनकी गद्दी से उतारकर काशी भेज दिया और उसके वजीर रंगू बापूजी गुप्ते उन्होंने इंग्लिस्तान जाकर इस नाइंसाफी के खिलाफ फरियाद की, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। 1847 में छत्रपति प्रताप सिंह की मौत वाक़ई हुई
और उनके बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने एक रस्म होती थी, यानी गोद लेने की रस्म, उसको नामंजूर कर दिया। पहले ऐसे होता था कि अगर किसी बादशाह की औलाद नहीं होती थी तो वो अपना किसी भी बच्चे को गोद ले लिया करते थे और उसके बाद उसकी हुकूमत जो थी उस पर वो बच्चा काम करता था। अब उन्होंने इस रस्म को नामंजूर करके 17 की हुकूमत को अंग्रेजी हुकूमत में जम कर दिया। आप जानते हैं कि छत्रपति प्रताप सिंह ने क्या क्या काम किए हैं, हमारे फलाह बहबूद के कौन कौन से काम किए। तो महादरा के मकाम पर तालाब तामीर करके उसका पानी सतारा शहर में पहुंचाया, सड़कें तामीर करके उनके दोनों जानिब दरख्त लगवाए, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल कायम किया, छापाखाना कायम करके बहुत सारी अच्छी मुफीद किताबें छपवाई, सियासत के मौजू पर सभा नीति नामी किताब कलमबंद करके शाये करवाई गई और सातारा से महाबलेश्वर होते हुए प्रतापगढ़ तक वो बनाई गई, सड़क बनवाई गई। ये इनके सारे काम थे। अब अंग्रेजों के वज़ा करदा कानून और ज़वाबित के असरात क्या हुए वो हम देखते हैं। नजर आ रहा है ना बच्चों? हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कट आएगा लेकिन वो आप लोग एडजस्ट कीजिए। हाँ ठीक है। अब जो है दो अमली निज़ामे हुकूमत। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सूबे बंगाल में इसका काम शुरू हो गया था। इसने क्या किया कि इसका जो तरीक़ेकार था उसके मुताबिक लगान वसूल करने का काम इसने कंपनी के इख्तियार में रखा था और अंदरून मुल्क अमन अमान और इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी नवाब को सौंपी थी। अब ये एक चालाकी थी कि लगान जो है वो डायरेक्ट वो लोग ले लेते थे और जो नवाब का काम सौंपा गया था कि जो भी मुल्क के अंदर जितने भी अमन अमान रखने का है, जो भी इंतजाम है, वो उसको सौंप दिया था कि वो उसकी सैलरी भी देता रहे और वो सारे निज़ाम भी देखता रहे। कंपनी के अफसरान ने वसूल किए गए महसूल के रुपयों से अपनी जेबें भरी। अब जाहिर बात है, जब लगान जो है उन लोगों के हाथ में आ रहा है, अफसरान के हाथ में आ रहा है, तो अफसर तो अपना ही उल्लू सीधा करेंगे। तो बहरहाल उन लोगों ने जो है महसूल के रुपयों से अपनी जेबें भरना शुरू कर दी। अब भारत से तिजारत करने का परवाना ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने की वजह से इंग्लिस्तान में कंपनी के कारोबार पर बड़ी तनकीदें हुई। अभी जाहिर बात है यहाँ से वहाँ पूरी बात फैल गई कि ये जो अफसरान जो है वो क्या करते हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात जो है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंच गई। अब एक नया एक्ट लगाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इस एक्ट की रूह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का ओहदा दिया, मतलब बड़ा बना दिया। मुंबई और मद्रास के इलाकों की पॉलिसियों पर कंट्रोल रखने का इख्तियार गवर्नर जनरल को सौंपा गया। उसकी मदद के लिए 4 अराकीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई और उस कानून की रूह से लॉर्ड हेसिंगटन को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट था और इसमें बहुत सारी चेंजेस करके जो है वो नया लॉ आया। अब भारत में कंपनी के कारोबार पर इंग्लिस्तानी पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने के लिए एक मुस्तकिल निगरां बोर्ड बनाया गया, यानी उनकी निगरानी करने के लिए वो बोर्ड लगाया गया। बोर्ड का मतलब है कि एक लोगों की कंपनी बनाई गई, वफद बनाया गया और उस बोर्ड को भारत के सियासी मामलात में कंपनी को अहकामात नाफिज करने का इख्तियार दिया गया। अब इंतजामी उमूर में क्या क्या था? मुल्की नौकरशाही, लश्करी या फौज, पुलिस दस्ता और अदालती निजाम। सबसे पहले देखते हैं मुल्की नौकरशाही। भारत में अंग्रेजों के इक़्तिदार को मुस्तहकम करना मुल्की नौकरशाही का एक अहम मकसद था। लॉर्ड कार्नवालिस ने नौकरशाही की तश्कील की, यानी उसने उसको बनाया। लॉर्ड कार्नवालिस ने नौकरशाही को बनाया और उसमें कंपनी के अफसरान पर निजी तिजारत ना करने पर पाबंदी आयद कर दी। इसके लिए इसने अफसरान की तनख्वाहें बढ़ा दी, क्योंकि अभी बहुत गड़बड़ हो रही थी ना, अफसरान सब अपनी जेब में डाल रहे थे लगान,
इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। और अंग्रेजों के मकबूजा ऐसे इलाके जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था उनको उन्होंने थोड़े छोटे छोटे जिलों में तकसीम कर दिया और कलेक्टर को जिले का हकीम आला बना दिया। जिले में महसूल जमा करना इनका काम था, इंसाफ करना इनका काम था, अमन व अमान बरकरार रखना, नज्म व नस्क कायम रखना, ये सारी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई थी। अफसरान की तकर्रुरी के लिए मुकाबला जाती इम्तिहान इंडियन सिविल सर्विस ICS का कामयाब करना जरूरी था। अब इस जो मुल्की नौकरशाही के अंदर अगर आपको कलेक्टर का या जिले का हकीम आला बनना है तो एक इम्तिहान होता है, वो इम्तिहान आपको पास करना होगा और वो इम्तिहान था ICS। सेकेंड पॉइंट है फौज या लश्कर। अंग्रेजों के मकबूजा इलाकों की हिफाजत करना इनका काम था। नए इलाके फतेह करना भी एक काम था और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली बगावतों को खत्म करना। अब आता है पुलिस दस्ता। मुल्क में कानून और नज्म व नस्क कायम रखने के लिए महकमा पुलिस का कयाम अमल में लाया गया। चौथा पॉइंट है अदालती निजाम। यहाँ पे दीवानी मामलात से मुतालिक मुकदमात का फैसला करने के लिए दीवानी अदालतें बनाई गई। जराइम से मुतालिक मुकदमात के लिए फौजदारी अदालतें और इन अदालतों के फैसलों पर नजर सानी यानी दोबारा से एक नजर डालने के लिए अदालतें आलिया यानी कि हाई कोर्ट बनाई गई। इंग्लिस्तान के अदालती निजाम की तर्ज पर भारत में इन अदालतों का कयाम अमल में आया। हम पेज पलट रहे हैं बेटा, ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, आप लोगों को ज्यादा देखना है।